2001 पार्लियामेंट अटैक, 2002 अक्षरधाम टेंपल अटैक, 2008 में मुंबई अटैक्स, 2016 में उरी अटैक्स, 2019 में पुलवामा अटैक और अब 2025 में पहलगाम अटैक। इन सब अटैक्स में 350 से ज्यादा इंडियंस ने जान गंवाई है और 800 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। 22nd April, at least 26 people were killed and many injured after terrorists opened fire on tourists in Jammu and Kashmir. आगे जैसे ही हम अंदर पहुंचने वाले थे, गोलियों की आवाज सुनाई दी और मैं पलट के यहाँ फिर वापस भागा। उसने बोला कि ये शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। नहीं। और इन सब के पीछे जो नाम है वो आप सब जानते हैं, पाकिस्तान। पर सवाल ये है कि जिस देश में अपने लोगों की जरूरतें पूरी करने के लिए पैसे, राशन, पानी नहीं है, उनके पास दूसरे देशों पर अटैक करने के पैसे कहां से आ रहे हैं? कौन दे रहा है उन्हें ये पैसे? चाइना? चलो आज इस क्वेश्चन को ढूंढते हैं। इंडिया की ही नहीं, पूरी दुनिया के लिए एक बड़ी प्रॉब्लम बन चुका है पाकिस्तान और उसका टेररिज्म फंडिंग। और ये कहानी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग तब बन जाती है जब इसमें चाइना का नाम आता है। सोचने वाली बात है, चाइना ने पिछले कुछ सालों में पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट किए हैं। जैसे CPEC जैसे प्रोजेक्ट्स के अंडर 60 बिलियन डॉलर्स पाकिस्तान में इन्वेस्ट किए जा रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये फंडिंग सिर्फ डेवलपमेंट के लिए है, पाकिस्तान को अपना गुलाम बनाने के लिए, या इसके थ्रू इनडायरेक्ट तरीके से टेररिज्म को फ्यूल मिल रहा है? अब ये सिर्फ एक इकोनॉमिक या पॉलिटिकल इशू नहीं है, ये इंडिया की सिक्योरिटी का सवाल है। तो अपना फोकस यहीं रखो, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है और ये सिर्फ अवेयरनेस के लिए नहीं, नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी बहुत जरूरी है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि पाकिस्तान में टेररिज्म कोई नई चीज नहीं है। ये सिस्टम पूरा एक इकोसिस्टम बन चुका है, पर ये ऐसे ही सरवाइव नहीं कर रहा, बल्कि इसके पीछे बहुत बड़ी प्लानिंग, फंडिंग और सपोर्ट है। पाकिस्तान में कई तरह से टेररिस्ट ग्रुप्स हैं जो अपने अपने एजेंडा के हिसाब से ऑपरेट करते हैं। इन ग्रुप्स को ब्रॉडली 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहली कैटेगरी है ग्लोबली ओरिएंटेड टेररिस्ट ग्रुप्स। ये वो ग्रुप्स है जो सिर्फ पाकिस्तान तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया में अपनी एक्टिविटीज करते हैं। इनका एजेंडा ग्लोबल जिहाद और ये मेनली इस्लामिक कैलिफेट एस्टैब्लिश करने की सोच रखते हैं। इन ग्रुप्स में अल-कायदा और इस्लामिक स्टेट ISIS जैसे फैक्शंस भी शामिल हैं, जो पाकिस्तान की टेरिटरीज को अपना ऑपरेशन के लिए यूज करते हैं। दूसरी कैटेगरी है अफगानिस्तान ओरिएंटेड ग्रुप्स। ये ग्रुप्स अफगानिस्तान में एक्टिव रहते हैं और उनका एजेंडा वहां पर अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना है। इनका मकसद अफगानिस्तान में पॉलिटिकल और सोशल स्ट्रक्चर पर कंट्रोल बनाना है। इनमें से मेन जो नाम है वो है तालिबान और हक्कानी नेटवर्क, जो पाकिस्तान की सपोर्ट के साथ अफगानिस्तान में अपनी पावर बढ़ाते हैं। तीसरी कैटेगरी है इंडिया ओरिएंटेड टेररिस्ट ग्रुप्स, जैसे लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, जिन्होंने इंडिया में 2005 के दिल्ली के ब्लास्ट करवाए थे, जिनमें 62 लोगों से ज़्यादा की जान गई थी, 2010 लोग घायल हुए थे। इवन लश्कर-ए-तैयबा ने 26/11 7/11 के अटैक करवाए थे, जिसमें 350 लोग मारे गए। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि इन ग्रुप्स का टारगेट डायरेक्टली इंडिया है। ये ऑर्गेनाइजेशंस कश्मीर को डिस्टेबलाइज करने के लिए क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को सपोर्ट करते हैं और इंडियन आर्म्ड फोर्स पर अटैक ऑर्गेनाइज करते हैं। फोर्थ कैटेगरी है डोमेस्टिकली ओरिएंटेड ग्रुप्स, जो पाकिस्तान के अंदर ही अपने आप को एस्टैब्लिश करने वाले हैं। इनका एजेंडा अलग है। ये पाकिस्तान की पॉलिटिकल और सोशल ऑर्डर को चैलेंज करते हैं और वहीं की सरकार और फौज के खिलाफ लड़ते हैं। इनमें तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान सबसे प्रोमिनेंट ग्रुप है। पांचवी और आखिरी कैटेगरी है सेक्टेरियन यानी कि एंटी शिया ग्रुप्स। ये जो ग्रुप्स है वो पाकिस्तान के अंदर ही जो शिया मुस्लिम्स है उनके खिलाफ कैंपेन्स चलाते हैं। इनका सिंपल सा मतलब है जो अपने धार्मिक का जो मजहब है उनको दूसरों पर थोपना।
इस चीज की ये कोशिश करते हैं। इनका एजेंडा ये होता है कि ये अपनी सेक्टेरियन जो सुप्रीमेसी है, यानी कि एक धार्मिक मजहब को सब पर हावी कर दिया जाए। स्पेसिफिकली ये ग्रुप सुन्नी एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी को प्रमोट करते हैं, जिसमें अपनी जो सोच है, अपनी जो भी आइडियोलॉजीज है, उनको ही सही मानकर दूसरों पर हावी होते हैं। स्पेसिफिकली शिया मुस्लिम्स के खिलाफ ये नफरत फैलाते हैं। और इस कैटेगरी में सबसे बड़ा नाम है शिपा-ए-सहाबा पाकिस्तान और लश्कर-ए-जंगवी। ये दोनों ग्रुप्स मेनली पाकिस्तान में सुन्नी एक्सट्रीमिज्म को बढ़ावा देते हैं और लगातार शिया कम्युनिटीज पर जबरदस्ती अपनी सोच थोपते रहते हैं। और इनके अटैक्स के पीछे सिर्फ धार्मिक नफरत नहीं बल्कि कुछ पॉलिटिकल मोटिव्स भी होते हैं, जिसमें ये पाकिस्तान में अपनी आइडियोलॉजी को डोमिनेट करना चाहते हैं। अब समझने वाली बात ये है कि ये टेररिस्ट ग्रुप्स पाकिस्तान के अलग अलग एरियाज में अपनी फंडिंग और रिक्रूटमेंट करते कैसे हैं। इनके पास एक वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर होता है जिसमें लोकल सपोर्ट और इंटरनेशनल फंडिंग दोनों शामिल है। इन्हें सिर्फ छोटे मोटे डोनेशन नहीं बल्कि बड़े बड़े सोर्सेज से पैसा मिलता है। कुछ ग्रुप्स को स्टेट पैट्रोनेज भी मिलता है, जिसमें मिलिट्री और इंटेलिजेंस एजेंसीज की भी इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होती है। और तो और पाकिस्तान के फाइनेंशियल सिस्टम के लूप होल्स और इलीगल मनी ट्रांसफर चैनल्स इन ग्रुप्स को सस्टेन करने में मदद करते हैं। इनके फंडिंग सोर्सेज में स्मगलिंग, एक्सटॉर्शन, चैरिटी फंड्स और फॉरेन एड का गलत इस्तेमाल शामिल है। अब बात करते हैं पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई की। यहाँ बात सिर्फ कुछ रफ एलिमेंट्स की नहीं है बल्कि पूरे स्टेट मशीनरी टेरर ग्रुप्स को सपोर्ट कर रहा है। पाकिस्तान की आर्मी और उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी आईएसआई इन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर एक पूरा नेक्सस बना चुका है। ये कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं है बल्कि कई इंटरनेशनल रिपोर्ट्स और रिसर्चर्स ने इस चीज को कंफर्म किया है। एक स्टडी रिपोर्ट जो एम्स्टर्डम बेस्ड यूरोपियन फाउंडेशन ऑफ साउथ एशियन स्टडीज ने पब्लिश की थी, उसमें क्लियरली मेंशन है कि पाकिस्तान आर्मी और आईएसआई का टेरर ग्रुप्स के साथ एक अनहोली अलायंस है। ये अलायंस कोई ऐसे ही नहीं बन गया है, इसके पीछे स्ट्रेटेजिक प्लानिंग और पूरा फंडिंग स्ट्रक्चर है जो आर्मी और आईएसआई खुद मैनेज करते हैं। कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग आईएसआई हर साल लगभग 10,000 से 20,000 करोड़ तक इन टेररिस्ट ग्रुप्स पर खर्चा करता है। अब ये पैसा कहाँ से आता है? पहली बात तो ये है कि टेरर ग्रुप्स में जो लोग हैं उनके रेगुलर सैलरी मिलती है। हाँ, सही सुना आपने, ये लोग कोई वॉलंटरी या फिर सेल्फ मोटिवेटेड जिहादीज नहीं है बल्कि उनको सैलरी के रूप में हर महीने एक नई पेमेंट मिलती है। दूसरी चीज, अगर कोई टेररिस्ट हाई रिस्क ऑपरेशन करता है जैसे कि बॉर्डर पर इन्फिल्ट्रेशन, तो उसको कैश इंसेंटिव्स दिए जाते हैं, मतलब एक तरह का बोनस। यानी ये लोग अपनी जान खतरे में डालकर पैसे कमा रहे हैं। और सिर्फ टेररिस्ट ही नहीं, उनकी हेल्प करने वाले लोकल लोगों को भी पैसे मिलते हैं। गाइड्स जो बॉर्डर क्रॉस करवाने में मदद करते हैं, पोर्टर्स जो वेपन्स और लॉजिस्टिक को ले जाते हैं, और इन्फॉर्मर्स जो इंटेलिजेंस प्रोवाइड करते हैं, सबको आईएसआई से फंड मिलता है। एक तरीके से पूरा एक टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया है जिसमें हर छोटी से छोटी जरूरत का ख्याल रखा गया है। अब सोचो, जब खुद पाकिस्तान की आर्मी और इंटेलिजेंस एजेंसी इनको सपोर्ट कर रही है तो इंटरनेशनल सैंक्शंस भी इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाते। FATF ने कई बार पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट पर डाला गया है, यानी वो लिस्ट जिसमें उन देशों को रखा जाता है जो टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग पर पूरी तरह से रोक नहीं लगा पाते। अब जब स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म हो और खुद देश की एजेंसीज टेरर को फंडिंग में इन्वॉल्व रहती हो, तो फिर इंटरनेशनल मॉनिटरिंग भी अधूरा ही रह जाता है। इसलिए FATF की मॉनिटरिंग के बावजूद भी ये ग्रुप सरवाइव कर लेते हैं। और यही वजह है कि आज तक पाकिस्तान के टेरर नेटवर्क्स पर इंटरनेशनल प्रेशर का कोई भी असर नहीं पड़ा। समझो ये पैसा आता कहां से है। पाकिस्तान की फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट FMU के एक इंटरनल रिपोर्ट थी, नेशनल रिस्क असेसमेंट ऑन मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिज्म फंडिंग 2017। ये रिपोर्ट ऑफिशियली कभी पब्लिक नहीं हुई, लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स जो लीक हो गए थे और उन्होंने बहुत कुछ एक्सपोज कर दिया। इस रिपोर्ट में बताया गया था कि पाकिस्तान में टेरर फाइनेंसिंग के बहुत सारे सोर्सेज हैं और इन सोर्सेज पर लगाम लगाना मुश्किल इसलिए है क्योंकि ये फाइनेंशियल इकोसिस्टम
खुद स्टेट मशीनरी के अंडर फ्लरिश करता है। सबसे पहला सोर्स है फॉरेन फंडिंग। बहुत सारी चैरिटीज और इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशंस इनडायरेक्टली पैसा देती हैं। ये फंडिंग सीधी सीधी नहीं होती है, बल्कि ज़कात, डोनेशन और खैरत के नाम पर इकट्ठा किया जाता है। रमजान के टाइम पर ये और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। कॉमन लोगों के पैसा इकट्ठा किया जाता है और ये दान, चैरिटी के रूप में टेरर ग्रुप्स तक पहुंचाया जाता है। इसको ट्रैक करना मुश्किल है क्योंकि रिलीजियस सेंटिमेंट्स और चैरिटी को मास्क लगाकर ये पैसा ट्रांसफर किया जाता है। दूसरी मेजर सोर्स है ड्रग ट्रैफिकिंग। अफगानिस्तान, जो दुनिया में सबसे बड़ा ओपियम प्रोड्यूसर है, वहां से हीरोइन और ओपियम पाकिस्तान के थ्रू यूरोप और वेस्ट एशिया तक पहुंचाते हैं। अब यकीन नहीं करेंगे कि एस्टिमेट्स ये भी बताते हैं कि लगभग 40% तक अफगान ओपियम ट्रेड से कमाया हुआ पैसा पाकिस्तान टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन तक पहुंच जाता है। ये स्मगलिंग नेटवर्क सिर्फ एक देश तक सीमित नहीं है, बल्कि ये पूरा ट्रांजैक्शनल नेटवर्क है। पाकिस्तान की वेस्टर्न बॉर्डर से लेकर कराची पोर्ट तक सब जगह ड्रग ट्रेड का असर है। एंड देन फिर ये ड्रग मनी लॉन्ड्रिंग और ब्लैक मनी जनरेट करता है, जो आगे टेरर फंडिंग में यूज होता है। तीसरा सोर्स है किडनैपिंग फॉर रैंसम। पाकिस्तान के बड़े बड़े बिजनेसमैन को किडनैप किया जाता है फिरौती मांगने के लिए। ये एक पुरानी टेक्निक है, लेकिन आज भी इफेक्टिव है। जब बड़े बड़े पैसों वालों को किडनैप किया जाता है तो उनकी फैमिलीज को धमकी दी जाती है और फिरौती के बदले उनकी जान बचाई जाती है। ये जो फिरौती का जो मनी है वो डायरेक्टली फंड करता है टेरर को। एक और सोर्स है एक्सटॉर्शन। कराची, पेशावर जैसे बड़े बड़े शहरों में लोकल बिजनेसेस से हफ्ता वसूली होती है। और ये कोई आम गुंडागर्दी नहीं है, बल्कि यहाँ भी पॉलिटिकल पैट्रोनेज शामिल है। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज और उनके लीडर्स भी इस हफ्ता वसूली में इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं। टेरर ग्रुप्स इन बिजनेस कम्युनिटीज पर अपनी धाक जमाकर पैसा वसूल करते हैं और इसको अपनी टेरर एक्टिविटीज में यूज करते हैं। और ये चीज अभी तक हो रही है। जैसे 2022 में पाकिस्तान में सिंध में 94 एक्सटॉर्शन और किडनैपिंग के केसेस रिपोर्ट हुए थे, जिसमें से 113 लोग किडनैप हुए थे। सबसे ज्यादा केसेस कराची से आए हैं, टोटल 59 इंसिडेंट्स और 70 विक्टिम्स। फिर आता है स्मगलिंग और इलीगल ट्रेड। पाकिस्तान के बॉर्डर से इलीगल ट्रेडिंग, आर्म्स स्मगलिंग और व्हीकल स्नैचिंग कॉमन है। ये इलीगल ट्रेड पूरा एक माफिया के जैसा है, जिसमें लोकल अथॉरिटीज भी इन्वॉल्व होती हैं। आर्म्स स्मगलिंग, ब्लैक मार्केट में इनका हाथ इतना मजबूत है कि इंटरनेशनल एजेंसीज भी इस पर पूरी तरह से लगाम नहीं लगा पाती। अब एक और चीज समझो जो कि पाकिस्तान में बहुत ज्यादा है। उनका जो करेंसी का डिनोमिनेशन है, जैसे कि 5000 रुपए के भी नोट्स हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि बड़े नोट का टेरर फंडिंग से क्या ही लेना देना है। इसका बहुत बड़ा कनेक्शन है, क्योंकि इन्हें कैश में यूज़ करने पर डिजिटल फुटप्रिंट्स नहीं बनता। मतलब ये है कि जब पैसा कैश में लिया और दिया जाता है तो उसका कोई ऑनलाइन या डिजिटल रिकॉर्ड नहीं होता। जैसे बैंक ट्रांसफ़र या फिर ऑनलाइन पेमेंट में हर ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड बनता है, लेकिन कैश में ये नहीं होता। इस वजह से बड़ी बड़ी जो रकम है वो कैश में इधर उधर की जाती है, तो उसका कोई सबूत नहीं मिलता। अब ऐसे में ये पैसा बिना किसी चेक के टेररिस्ट तक पहुंच जाता है, और इसी वजह से पाकिस्तान की इकोनॉमी में ब्लैक मनी और टेरर फंडिंग का जो रास्ता है वो एक साथ चलता है, और इसे ट्रेस करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। लेकिन अब आता है असली ट्विस्ट, चाइना का इन्वॉल्वमेंट। जब चाइना और पाकिस्तान की दोस्ती की बात होती है तो ये दोस्ती सिर्फ इकोनॉमिक कॉरिडोर तक सीमित नहीं है, बल्कि मिलिट्री और स्ट्रेटेजिक लेवल पर भी है। असल में ये एक ऐसी पार्टनरशिप है जिसमें चाइना अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को पूरा कर रहा है और पाकिस्तान को एक प्रॉक्सी के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। कैसे? चलो समझाते हैं। देखो, चाइना के लिए पाकिस्तान जो है ना, वो ज्योग्राफिकली बहुत ही अच्छा एसेट है, और इसका सबसे बड़ा कारण है पाकिस्तान की ज्योग्राफिकल लोकेशन। पाकिस्तान के पास अरेबियन सी में ग्वादर पोर्ट है, जो चाइना के लिए बहुत बड़ा इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक एडवांटेज है। ग्वादर पोर्ट चाइना में मिडिल ईस्ट और अफ्रीका, यूरोप तक जल्दी और सस्ता एक्सेस प्रोवाइड करता है, और इसीलिए इस पोर्ट पर चाइना ने CPEC, जिसके बारे में अभी स्टार्टिंग में बात की थी, उसके अंदर बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया है।
और इसको अपनी मर्जी से कंट्रोल भी करना चाहता है। मतलब चाइना के ट्रेड रूट्स का जो मेजर हिस्सा है वो पाकिस्तान के थ्रू निकलता है, जो कि बलूचिस्तान के पास में है और इसलिए बलूचिस्तान अलग भी होना चाहता है। अब ये समझो कि दुनिया में जब भी ट्रेड वॉर्स होती हैं, जैसे कि यूएसए और चाइना के बीच में, तो चाइना को अपनी ट्रेड रूट्स को डाइवर्सिफाई करने की बहुत ज़रूरत है और तब ग्वादर पोर्ट और पाकिस्तान के दूसरे पोर्ट्स चाइना के लिए एक बैकअप प्लान की तरह काम करते हैं। और इसी वजह से चाइना चाहता है कि पाकिस्तान हमेशा उसका साथी रहे और वहाँ स्टेबिलिटी बनी रहे, क्योंकि अगर पाकिस्तान में इनस्टेबिलिटी बढ़ती है या पोर्ट फैसिलिटीज डिस्टर्ब होती है तो चाइना की जो ट्रेड और सप्लाई है वो वहाँ पर असर पड़ता है। और इसीलिए चाइना हर तरह से पाकिस्तान को सपोर्ट करता है। जैसे पाकिस्तान के 81% आर्म्स इंपोर्ट होते हैं चाइना से। जी हाँ, ये डेटा 2020 से 24 तक का है और ये बहुत बड़ा नंबर है। मतलब पाकिस्तान की जो मिलिट्री की जो बैकबोन है वो चाइना के हाथ में है। फाइटर जेट्स जैसे J-10C और JF-17 पाकिस्तान की एयरफोर्स को एम्पावर कर रहे हैं। जब भी इंडिया पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट की बात आती है तो ये चाइनीज जेट्स फ्रंट लाइन पर डायरेक्टली दिखाई देते हैं। अभी हाल ही में कॉन्फ्लिक्ट में भी उसमें PL-15 मिसाइल का इस्तेमाल किया गया था, जो चाइना का ही बनाया हुआ है। इस मिसाइल की खासियत ये है कि ये लॉन्ग रेंज टारगेट को इजीली हिट कर सकता है। इवन चाइना अपनी प्रॉक्सी स्ट्रेटजी के तहत पाकिस्तान का इस्तेमाल करता है। अब ये समझने वाली बात है कि चाइना को इंडिया के मिलिट्री और इकोनॉमिक पावर से हमेशा डर लगता है और पाकिस्तान को पावरफुल बनाकर चाइना इनडायरेक्टली इंडिया पर प्रेशर बनाने की कोशिश करता है। और फिर जब भी साउथ एशिया में इंस्टेबिलिटी होती है तो चाइना को एक डिप्लोमेटिक एज मिलता है। और अगर इंडिया और पाकिस्तान में कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन बनती है तो चाइना इनडायरेक्टली अपनी स्ट्रेटेजिक गोल को पूरा कर लेता है। और चाइना को ये भी समझ आता है कि अगर पाकिस्तान में स्टेबिलिटी नहीं रही तो CPEC जैसा जो इसका मेगा प्रोजेक्ट है वो खतरे में आ सकता है। चाइना को अपना $1 ट्रिलियन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI को सेफ रखना है और इसका जो पाकिस्तान है वो एक मेजर लिंक है। इसी वजह से चाइना पाकिस्तान को पॉलिटिकली और मिलिट्री सपोर्ट देता रहता है। अब ये सब देखकर ये बात तो समझ में आती है कि इंडिया के लिए ये सिचुएशन काफ़ी चैलेंजिंग है। पर ये सिर्फ इंडिया पाकिस्तान चाइना का मसला नहीं है, पूरी दुनिया इसको क्लोजली देख रही है। अमेरिका जो पहले पाकिस्तान की मिलिट्री को एड देता था अब अपना फोकस इंडिया पर शिफ्ट कर चुका है। वेस्टर्न कंट्रीज भी ये समझ रही हैं कि चाइना का पाकिस्तान को सपोर्ट करना इनडायरेक्टली टेररिज्म को शील्ड करना है। तो ये सिर्फ एक दोस्ती या पॉलिटिकल पार्टनरशिप नहीं है, पाकिस्तान और चाइना का ये अलायंस इंडिया के लिए एक बड़ा स्ट्रेटेजिक चैलेंज है। और ये जो पूरी सिचुएशन है ये सिर्फ टेररिज्म के खिलाफ नहीं है, बल्कि जो जियोपॉलिटिक्स जो लड़ी जा रही है उसमें भी है। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो हिट दैट लाइक बटन। मैं आपको मिलूंगी जल्द ही एक और वीडियो के साथ।